हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू। 50 प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं। मैंने बहुत छोटे वीडियो में गैप को कवर किया, फिर मैंने बहुत प्रिसाइजली आपके सामने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रखा और अब बेटा कंक्लूसिवली, क्योंकि बेटा पहले गैप था, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाइन किए गए किसके हिसाब से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो बेटा आज मैं जिस टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं इस वीडियो में उसे IFRS कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। और बच्चा याद रखना, अब गैप नहीं लागू होता, अब गैप नहीं चलता, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं चलते बेटा। अब जो प्रीवियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे वो भी बेटा अब उन्हें कन्वर्ज कर दिया गया है, अलाइन कर दिया गया है किसके हिसाब से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो अभी भी हमारे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, बट अब उनको किस लाइट में डेवलप किया गया है, दे हैव बीन डेवलप्ड इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और इसलिए उनको आजकल हम कहते हैं INDAS। इज इट क्लियर। तो अब हम अपने यहां क्या कहते हैं, INDAS। तो बेटा आज मैं जिस टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं इट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। बेटा दे आर द ग्लोबल स्टैंडर्ड, दे आर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग प्रैक्टिस, तो आप कहेंगे सर IFRS क्या है। बेटा IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, आर the rules for which governs the accounting practice। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड्स, they are the rules which governs the accounting practice, and they are global benchmark because सारे मुल्क इन्हीं को ध्यान में रखकर अपने अपने देश के रूल्स, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी डेवलप कर रहे हैं। और भारत ने भी अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अलाइन किया है, मींस कन्वर्ज किया है इनके हिसाब से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और नाम दिया है INDAS। चलिए आइए, क्या है बेटा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन इश्यूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। बेटा भूलना नहीं, IFRS का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो IFRS का फुल फॉर्म क्या कहोगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। और बेटा इसे डेवलप किसने किया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, दैट इज आपको वहां पे दिया होगा IASB। तो आप क्या फुल फॉर्म लिखेंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या है ये बेटा, कुछ नहीं, वही सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स हैं। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं ये क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से ये भी क्या है, ये भी गैप की तरीके से, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरीके से क्या है, अकाउंटिंग रूल्स हैं। हां, that establishes a global framework for preparing and disclosing the financial statement for public companies। ये बेटा बेसिकली किन के लिए बनाए गए हैं, पब्लिक कंपनीज के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए बनाए गए हैं, पब्लिक कंपनीज के लिए बनाए गए हैं कि उन्हें अपने अकाउंट्स किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए और क्या क्या उसमें डिस्क्लोज करना चाहिए। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS का फुल फॉर्म है बेटा, इसको किसने डेवलप किया, IASB, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने डेवलप किया। और बेटा इसका ये है क्या बेटा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बेटा क्या है, ये अकाउंटिंग रूल्स हैं जो हमारी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को डेवलप करते हैं। बेसिकली इन्हें पब्लिक कंपनीज के लिए बनाया गया, वो कंपनीज जो पब्लिक में शेयर्स लाते हैं उनके लिए बेटा इनको डेवलप किया गया है। और इसमें एम्फसाइज किया गया कि किस किस तरीके से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को दिखाना है और किन किन चीजों को हमें वाइडली डिस्क्लोज करना है। क्लियर कोर्स।
बेटा अब ये समझ लीजिए GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय IFRS। भैया अब गाप को बेटा लागू नहीं किया जाता है। अब गाप की जगह पूरे तौर पर भारत में किसने ले ली है? IFRS ने ले ली है। और सर क्या जरूरत थी IFRS को लाने की? पूरे दुनिया में ये IFRS लाने की जरूरत क्या पड़ गई थी? और भारत को अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्यों अलाइन करने की जरूरत पड़ गई थी? बेटा IFRS को लाने के 3 रीजंस हैं। पहला बेटा इसका क्या रीजन है? पहला बेटा इसका रीजन था क्या करना बेटा? अकाउंट्स को यूनिफॉर्म बनाना। क्या बनाना? यूनिफॉर्म बनाना, जिससे कि कोई भी कंपनी जो 50 कंट्री में काम कर रही है उसको सेम सेट ऑफ रूल्स मिले। नंबर 2 बेटा IFRS का मकसद है अकाउंट्स को कंपेरेबल बनाना। क्या बनाना? बिकॉज जब बेटा एक ही कंपनी को अपने बेटा एक ही कंपनी जब दुनिया के कई देशों में काम करती है तो वो अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर करती है। तो IFRS का काम है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस यूनिफॉर्म होनी चाहिए, अकाउंट ऐसे बने जिन्हें कंपैरिजन करना आसान होना चाहिए और अकाउंट्स में रेलेवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन को दिखाया जाए और हर तरीके से each and every information should be fully disclosed। तो बच्चा अकाउंटिंग क्या है बेटा इसके बारे में तो देख लीजिए बेटा, कुछ फैक्ट बोल रहा हूं। पहला फैक्ट है बेटा एडॉप्शन बाय द नेशन। 168 कंट्रीज बेटा IFRS को मान रहे हैं, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को मान रहे हैं। मतलब IFRS मतलब 168 कंट्रीज में जो अकाउंटिंग है ना सर वो यूनिफॉर्म हो चुकी है क्योंकि इतने कंट्रीज मान रहे हैं। Is it clear? How many FRS are there? Is it clear? As per AI, is it clear? Artificial intelligence के थ्रू मैंने सर्च किया, so there are 17 accounting standard. There are 17 IFRS हैं। Is it clear? अगला याद रखना, एक शब्द आएगा आपके, एक वर्ड आएगा बार बार आपके सामने, that is called convergence। Convergence का मतलब है बेटा, convergence means alignment of accounting standards of various nations with IFRS। सभी कंट्रियों ने अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को किससे अलाइन किया? IFRS से अलाइन किया। तो अपने अपने मुल्क के, अपनी अपनी कंट्री के, अपने अपने नेशन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को IFRS के अकॉर्डिंगली जो अलाइन किया गया, उनके हिसाब से जो बनाया गया, उन्हें कन्वर्ट किया गया, इसी को हम कन्वर्जेंस कहते हैं। इज इट क्लियर? इंडिया हैज डिसाइडेड टू कन्वर्ज द existing accounting standard according to IFRS। The convergence accounting standards are called INDAS कहते हैं। तो कभी भी आपको INDAS दिखाई दे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिखाई दे, तो समझ लेना कि ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जिन्हें कन्वर्ज किया गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। मतलब अब हमारे भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो कन्वर्ज हो गए हैं। इज इट क्लियर? वो अलाइन हो गए हैं किसके हिसाब से? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। ओके बहुत सा इनको मानना भारत में ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? बेटा लिस्टेड कंपनी के लिए तो ये मैंडेटरी है। कैसी कंपनियों के लिए? लिस्टेड कंपनीज वो होती हैं जिनके शेयर्स लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पर जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं और खरीदे और बेचे जाते हैं। तो जिन कंपनियों के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी को तो IFRS मानना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? और उन कंपनियों को मानना पड़ेगा जिनकी नेटवर्थ किससे ज्यादा है? 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। मतलब 2 लोगों के लिए तो ये मैंडेटरी है। नंबर 1 लिस्टेड कंपनी जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जाते हैं, और दूसरी वो कंपनी जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, इनके लिए मैंडेटरी है। ओके गॉड्स, What are the 4 principles of IFRS? IFRS के सर प्रिंसिपल्स बताइए। IFRS का पहला प्रिंसिपल क्या है?
नंबर वन, क्लियरिटी। इज इट क्लियर? क्या है? अकाउंट में हर इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वेग नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्लियरिटी होनी चाहिए, ये पहला प्रिंसिपल है IFRS का, जिससे कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर कैन अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दूसरी है रेलेवेंट। अननेसेसरी डिटेल्स को नहीं, रेलेवेंट डिटेल्स को हाईलाइट करो, डिस्टिंक्टली दिखाओ, क्योंकि ये जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो इन्वेस्टर्स के माइंड को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस को डिस्टिंक्टली दिखाना है, ये बेटा दूसरा प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, शुड बी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जितनी रिलायबल होगी, इज इट क्लियर, हमारे अकाउंटिंग रिजल्ट्स उतने ट्रांसपेरेंट माने जाएंगे। ओके एंड चौथा हमारा हमारा प्रिंसिपल है IFRS का, कंपैरेबिलिटी। बेटा IFRS का मकसद है पूरी दुनिया के अकाउंट को यूनिफॉर्म बनाना, पूरी दुनिया के अकाउंट को यूनिफॉर्म बनाना। इज इट क्लियर? और जब पूरी दुनिया के अकाउंट यूनिफॉर्म होंगे तो बच्चा दे कैन बी इजीली कंपेयर्ड विद अदर कंपनीज। बच्चा क्लियर? जी गॉड सर इसके एडवांटेज बताइए सर। IFRS के आने से क्या हुआ? पूरी दुनिया के लोग अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अलाइन कर रहे हैं IFRS के हिसाब से, इसके एडवांटेज क्या हैं? इज इट क्लियर? IFRS के आने के बाद बेटा हमारे अकाउंट्स में एक्यूरेसी बढ़ गई, कंपेरेबिलिटी बढ़ गई, इज इट क्लियर, और क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत इंप्रूव कर गई। इज इट क्लियर? दिस इंफ्यूजेस द ट्रस्ट इन द वेरियस अकाउंटिंग यूजर्स। और बेटा इससे पूरी दुनिया के अकाउंटिंग यूजर्स में एक ट्रस्ट आया, और बेटा कि अकाउंट्स के थ्रू अब हम रैशनल डिसीजन ले सकते हैं। तो बताओ अकाउंटिंग IFRS का एडवांटेज क्या हुआ? IFRS के आने से हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस एक्यूरेट हो गई, कंपेरेबल हो गई, और उनकी क्वालिटी इंप्रूव कर गई। इज इट क्लियर? वो ट्रस्ट वर्दी हो गई, जिससे कि दुनिया के जो अकाउंटिंग यूजर्स हैं, इज इट क्लियर, जो लोग दुनिया के बाहर के लोग भारत में पैसा लगाना चाह रहे हैं, वो समझ गए कि सर अकाउंट्स देखकर हम सही पोजीशन पता लगा सकते हैं। बिकॉज नाउ डेज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ IFRS हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे आर मोर क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्दी। बेटा ओके जी बेटा, What is the purpose of IFRS? Is it clear? बताइए बेटा IFRS का क्या पर्पस है? IFRS are made in order to make financial reporting. IFRS का मकसद है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को क्या बनाना? कंसिस्टेंट बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना और कंपेरेबल बनाना अक्रॉस कंट्रीज एंड ज्यूरिसडिक्शन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का IFRS का क्या पर्पस है? कि अपनी जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है उसे कंसिस्टेंट बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना और कंपेरेबल बनाना अक्रॉस कंट्रीज एंड ज्यूरिसडिक्शन। इससे क्या होगा सर? यदि हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंसिस्टेंट होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, कंपेरेबल होगी, तो इससे क्या होगा? इससे दिस हेल्प इन्वेस्टर्स को, रेगुलेटर्स को और अदर स्टेक होल्डर्स को जो कंपनी में पैसा लगाते हैं या लगा चुके हैं, उन्हें किसी भी रैशनल डिसीजन में बहुत आसानी होगी। पक्का? और डिटेल में सुनिए क्या क्या फायदे हुए IFRS से। इज इट क्लियर? इजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट। IFRS के आने के बाद अब बाहर के लोग भारत में भी और भारत के लोग बाहर भी अब पैसा लगाने लगे, भारत की कंपनियां बाहर भी पैसा लगाने लगी हैं, क्योंकि अब IFRS ने एक विश्वास क्रिएट कर दिया कि IFRS के अकॉर्डिंगली जो अकाउंट्स बनाए गए हैं वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाते हैं। तो इजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट, IFRS बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नाउ अ प्री रिक्विजिट
for the enterprises to raise overseas fund. Is it clear? अब आज कोई कंपनी दूसरी जगह पर पैसा लगाती है, हमारे यहाँ की म्यूचुअल फंड कंपनी बाहर पैसा लगाना चाहती है, बाहर की म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे यहाँ पैसा लगाना चाहती है, तो बच्चा आर्गेडिंग वो ये देखेगी कि उस मुल्क के अकाउंट IFRS के अकॉर्डिंगली हैं भी या नहीं है। इज इट क्लियर? दूसरा फायदा हुआ IFRS के हेल्प से पूरी दुनिया के अकाउंट्स में एक यूनिफॉर्मिटी आ गई। क्या आ गई? यूनिफॉर्मिटी आ गई। तो इन्वेस्टर जो पांच कंपनीज को एनालाइज करना चाहता है कि मैं किस कंपनी में पैसा लगाऊं, उसके लिए कंपैरिजन बहुत आसान हो गया। इज इट क्लियर? तीसरा, सभी लोग दुनिया के 168 मुल्क कंट्रीज जब सेम IFRS को मान रहे हैं, तो हमारी उससे क्या हुई? हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या आ गई? यूनिफॉर्मिटी आ गई। क्या आ गई? यूनिफॉर्मिटी आ गई। और अगला फायदा ये हुआ, IFRS ने कहा कि जो असेट्स है ना बच्चा, वो किस पे दिखाना चाहिए? इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस पे दिखाना चाहिए। किस पर? इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस पे दिखाना चाहिए। इससे क्या हुआ? असेट्स का वैल्यूएशन ट्रू और फेयर हो गया। और लास्ट जो फायदा हुआ कि फ्रॉड और मैनिपुलेशन करना अब IFRS के आने के बाद बच्चा बहुत मुश्किल हो गया। इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। गॉड सर, लास्ट एक बात और बता दीजिए, IFRS और इज इट क्लियर? IFRS में और इंडियन GAAP एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या अंतर है? IFRS में और इसमें क्या अंतर है? इज इट क्लियर? तो बेटा याद रखना, IFRS are based on principles, whereas GAAP और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भारत में थे वो किस पर बेस्ड थे? रूल्स पर बेस्ड थे। तो पहला डिफरेंस है बेटा, IFRS आर बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, जबकि इंडियन GAAP और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो क्या थे? रूल्स थे। उनमें मॉडिफिकेशन इतना आसान नहीं था। दूसरा भैया, IFRS में किसी भी एसेट्स की कौन सी वैल्यू दिखाई जाती? फेयर वैल्यू दिखाई जाती है। इज इट क्लियर? जो करंट वैल्यू है वो दिखाई जाती है। जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम लोग क्या दिखाते थे? हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब आज यदि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, यदि पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या GAAP के हिसाब से चलें, तो यदि हमने 2001 में 5 लाख रुपीस की लैंड खरीदी है, तो हम अपने अकाउंट्स में आज भी उसको कितने की दिखाएंगे? 5 लाख की दिखाएंगे, क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या है? 5 लाख। जबकि IFRS कहता है कि वो 5 लाख पर वो असेट्स नहीं दिखाई जाएगी, वो तो 2001 में थी। हम आज अपने अकाउंट्स में क्या दिखाएंगे? फेयर वैल्यू दिखाएंगे, जिससे कि किसी भी कंपनी की ट्रू एंड फेयर व्यू को पता लगाया जा सके। तो बच्चा, इस वीडियो में मैंने IFRS को थॉरली कवर कर दिया। कई बच्चे इनसे बचते हैं, तो मैंने बैक टू बैक छोटे-छोटे 3 वीडियोस बनाए। पहले वीडियोस में मैंने GAAP को कवर किया, फिर मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कवर किया, और सबसे इंपॉर्टेंट IFRS, इसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। बच्चा, आई होप कि आपको बहुत हेल्प करेगा। आप कान में लगाकर बार-बार सुनिए, और बेटा आपको सब सुनने से ही मजबूत हो जाएगा। So, bacha, that's for today. Rely on us. We rely on lot of experience. Thank you, bacha.